हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। फिर से स्वागत है आप सभी का 45 डेज 45 टॉपिक रिवीजन सीरीज में। आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही प्यारा सा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है एसिडिक स्ट्रेंथ। सुना होगा ना आपने कि कितना इंपॉर्टेंट है ये एसिडिक स्ट्रेंथ। आपने हाइड्रोकार्बन चैप्टर में भी देखा है, एसिडिक स्ट्रेंथ आपने फिनोल चैप्टर में भी देखा है, एल्कोहल चैप्टर में भी देखा है, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में भी देखा होगा। ये टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है एग्जाम में। यहां से भी डेफिनेटली पेपर में सवाल देखने को हमको मिलेगा बच्चों। तो आइए समझते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे कंपेयर करना होता है। हम इस वीडियो में एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनोल एंड हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है, कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सबसे पहले एसिड का मीनिंग क्या होता है कि एसिड मान लेते हैं कि एक कंपाउंड है मेरे पास, एक कंपाउंड है मेरे पास, फॉर एग्जांपल एच ए। ठीक है, तो ये एच ए को मैंने बोला कि ये एसिड है बेटा। अगर ये एसिड है तो एसिड की डेफिनेशन आपको पता होगी कि ये एक्वस सॉल्यूशन में अपने आप क्या करेगा, H प्लस को रिलीज करेगा। तो आपके पास एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस बनेगा एंड एक्वस सॉल्यूशन में A माइनस बनेगा। अगर आप एच को एसिड बोलना चाहते हैं तो ये बहुत जल्दी क्या रिलीज कर दे, H प्लस। जो जितना जल्दी H प्लस रिलीज कर देगा वो उतना अच्छा एसिड कहलाता है। इतना पता है आप लोगों को। तो फिर हमें यह ध्यान रखना है कि अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो ये अच्छा एसिड कहलाएगा। और आप ध्यान से देखो कि अगर मान लो एक और एसिड होता जो होता HA1, अगर आप इसका H प्लस रिलीज कराते तो यहां पे H प्लस बनता और यहां पे बनता A1 माइनस। अब आप बोलोगे सर ये भी एसिड है क्योंकि इसने H प्लस रिलीज किया, ये भी एसिड है क्योंकि उसने H प्लस रिलीज किया। बट हमें कंपैरिजन करना है कि इन दोनों में से बेटर एसिड कौन सा है। हमें इसकी स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो यहां पे A माइनस बना है, जो A1 माइनस बना है, इनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करना होता है। ये जो A माइनस है, एसिड से बनने वाली चीजों को आप लोगों को पता होगा कि कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। एसिड से बनने वाले एनायन को कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। बोलो पता है सब लोगों को ऐसा। तो इसका मतलब ये रिएक्शन अगर फॉरवर्ड जा रही है तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए। अगर जितना जल्दी H प्लस देगा मतलब मोस्ट स्टेबल A माइनस भी होना चाहिए। तो हम ये बोलेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस होती है। और कॉन्जुगेट बेस क्या होता है आपका, एनायन। बोलो बात समझ में आ गई। पिछली बार मैंने आपको बताया था स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट के बारे में कि एनायन की स्टेबिलिटी को कौन सपोर्ट करते हैं, नेगेटिव वाले ग्रुप। पता है आप लोगों को, नहीं पता है तो जल्दी से प्लेलिस्ट में चेक करो। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट का बहुत ही प्यारा सा लेक्चर आपको देखने को मिलेगा वहां पे। इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना वहां पे कि एनायन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइनस एम हो सकते हैं, माइनस आई हो सकते हैं। समझ में आया। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, प्लस एम हो सकता है, प्लस एच हो सकता है, प्लस आई हो सकता है। बताओ क्या सब लोगों को ये बात पता है, क्लियर। चलिए, तो हमें यह समझ में आ गया कि एसिड की स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन के। और एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। एनायन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा, विड्रॉइंग ग्रुप। कम कौन करेंगे, डोनेटिंग ग्रुप। क्लियर हो गया सबको। चलिए अब हमारे पास सिर्फ एक ही चीज बची है कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते चले। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो हाइड्रोकार्बन का ऑर्डर देखेंगे तो आपको यहां पे अल्काइन वाला केस दिखेगा, ट्रिपल बॉन्ड है। यहां पे आपको अल्कीन वाला केस दिखेगा, डबल बॉन्ड है। और यहां पे आपको अल्केन वाला केस दिखेगा, ये आपके पास सिंगल बॉन्ड है। आपको बताना है कि एल्केन, एल्कीन और अल्काइन में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले इनका H प्लस रिलीज कराएंगे। एक ही तरीका हमें पता है कि एसिड अपना H प्लस रिलीज करके एक एनायन बनाएगा और उस एनायन को हम प्यार से कॉन्जुगेट बेस बुलाते हैं। बोलो ये बात पता है सबको। उसके बाद इस वाले केस में भी यहां पर अगर इसने H रिलीज करना स्टार्ट किया तो ये यहां पर H दिखेगा। बोलो बात समझ में आ गई। उसके बाद ये यहां पर अगर H रिलीज करेगा तो यहां पे आपको दिखेगा CH2 और उसके बाद दिखेगा यहां पे माइनस।
क्लियर है सबको? अब हमें देखना है कि कौन सा एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो इन एनायन की स्टेबिलिटी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था कि यहां पे आप देखोगे तो ये नेगेटिव चार्ज sp हाइब्रिडाइज कार्बन पर है। कौन से कार्बन पे है? sp हाइब्रिडाइज। यहां पे नेगेटिव चार्ज sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पर है और यहां पे नेगेटिव चार्ज sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पर है। बोलो बात समझ में आती है? अगर कार्बन के पास दो पाई बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइजेशन, एक पाई बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, सब सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब उसके बाद आपको पता होगा मोर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर यहां पे है, मोर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर यहां पर है, और यहां पे क्या है? लेस परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, लेस परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। बोलो पता है? तो वी नो दैट मोर परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिव हो चुकी है ज्यादा और ये वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो चुकी है लेस। तो आपको जान के अच्छा लगेगा कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। पता है ना सबको? तो इसका मतलब इस एसिड में H प्लस रिलीज होने के बाद जैसे ही इस एसिड से H प्लस रिलीज हुआ तो सबसे ज्यादा स्टेबल एनायन ये वाला बनेगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो अगर मैं यहां पर एनायन के स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करूं तो ये ऑर्डर एनायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा, और जो एनायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वही एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, देन डबल बॉन्डेड, देन सिंगल बॉन्डेड। बोलो समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? आगे बढ़ सकते हैं अगली कॉन्सेप्ट की तरफ। चलिए, उसके बाद हम बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल के बारे में। तो फिनोल में एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे निकालना है बेटा? फिनोल आपको जान के अच्छा लगेगा कि बेंजीन पे OH होता है। फिनोल भी क्या करेगा? अगर आपको कोई भी कंपाउंड को एसिडिक प्रूव करना है तो एसिड का एक ही काम है, वो अपना H प्लस डोनेट करेगा। जैसे ही H प्लस रिलीज होगा तो O पे माइनस आएगा। ये O माइनस आप देख सकते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है बेंजीन के साथ। तो यही फिनोमेना की वजह से फिनोल भी कौन सा कैरेक्टर शो करता है? एसिडिक। समझ में आ गया? तो आपको क्वेश्चंस कैसे करने हैं? फिनोल रहेगा, हमेशा क्या करेगा? H प्लस डोनेट करेगा। H प्लस डोनेट करने के बाद एक एनायन बनाएगा, दैट इज नोन एज फिनॉक्साइड, जिसको आप कॉन्जुगेट बेस भी बोलोगे। अब आपको ये देखना है जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा उतना कंपाउंड ये एसिडिक होगा। क्लियर हो गया? चलिए, तो इसको भी क्वेश्चन से समझने का समय आ चुका है। तो सबसे पहले आप एक चीज समझ चुके हो कि ये अपना H देके ऑक्सीजन पे माइनस ला चुके हैं, ये सब लोग एसिड हैं। ये अपना H देके फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो चुके हैं और सारे ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव डेल्टा। बोलो समझ में आ गया? उसके बाद देखेंगे कि नेगेटिव डेल्टा तो सब जगह पे मुझे दिख रहा है रेजोनेंस में। अगर नेगेटिव चार्ज सब जगह रेजोनेंस में है तो ये तो कॉमन फैक्टर है, इससे तो आंसर डिसाइड नहीं हो सकता। तो फिर क्या चेक करना पड़ेगा? अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि यहां पे जो ग्रुप लगे हुए हैं वो सपोर्टिंग ग्रुप है या सपोर्टिंग ग्रुप नहीं है। तो हमें ये चेक करना है। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि NO2 जो होता है वो विड्रॉइंग है, वो अपना कौन सा इफेक्ट शो करता है बेटा? माइनस है। ठीक है, यहां पे कोई ग्रुप नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं है। NH2 का आपको पता होगा कि इफेक्ट कौन सा होता है? प्लस है। उसके बाद आपको लग रहा है कि CH3 लगा है और आपको बिल्कुल पता है कि CH3 का कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस H। और OCH3 का कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस M। तो जितने भी प्लस वाले ग्रुप हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और जितने भी माइनस वाले ग्रुप हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। क्लियर हो गई बात? तो अब ध्यान से देखो, हमने क्या बोला था कि नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कौन से ग्रुप इंक्रीज करेंगे बेटा? विड्रॉइंग वाले। तो क्या ये स्टेबिलिटी बढ़ाएगा? तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो आंसर लिखते वक्त सबसे पहले आपको कौन मिलेगा? फर्स्ट। बोलो समझ में आ गया? उसके बाद ये जीरो ग्रुप है, ये कम करेगा क्योंकि प्लस इफेक्ट है, कम करेगा प्लस इफेक्ट है, कम करेगा प्लस इफेक्ट है। तो क्या यहां पे फर्स्ट के बाद सेकंड लिखना पड़ेगा बेटा? बिल्कुल लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करें थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में, तो प्लस एम प्लस एच प्लस एम में मेसोमेरिक डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है। तो इसका मतलब ये ज्यादा अनस्टेबल करेंगे इस एनायन को, तो कम अनस्टेबल कौन करेगा? ये वाला। तो पहले कौन आएगा? 4 नंबर। पहले आ चुका है 4 नंबर। उसके बाद NH2 का प्लस एम ज्यादा होता है, NH2 का प्लस एम ज्यादा होता है।
किसके रेस्पेक्ट में? OCH3 के रेस्पेक्ट में। कैसे? क्योंकि यहां पे डोनर एटम नाइट्रोजन है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, लोन पेयर जल्दी डोनेट होंगे, तो प्लस एम क्या होगा? ज्यादा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद रेस्पेक्ट टू नाइट्रोजन ज्यादा है, लोन पेयर को होल्ड करेगा, तो यहां पे डोनेटिंग पावर क्या होगी? कम। तो यहां डोनेटिंग पावर कम है, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एनायन। तो अब आएगा फिफ्थ नंबर, और सबसे लास्ट में बचा है कौन सा ऑप्शन? आंसर नंबर सेकंड। तो ये आपके पास फाइनली एसिडिक स्ट्रेन का ऑर्डर आ चुका है। क्लियर हो गया सबको? चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़े। अगला क्वेश्चन जल्दी से आप लोग ट्राई करो। फिर से आपको पता है कि ओ पे क्या आएगा? माइनस। जल्दी से अपना अपना आंसर निकाल के कमेंट करेंगे सब लोग और बताएंगे कि आया कि नहीं आया। यहां पे कोई इफेक्ट नहीं है। CH3 का कौन सा इफेक्ट होगा बेटा? प्लस H। CH3 ध्यान से सोचना, ये है इसकी मेटा पोजीशन, और आपको पता होगा कि मेटा पोजीशन पे हाइपर कॉन्जुगेशन जो इफेक्ट होता है वो काम नहीं करता है। यहां पे काम करता है तो सिर्फ एक ही इफेक्ट, इंडक्टिव, और CH3 का इंडक्टिव होता है प्लस आई। CH3 की बात करें ऑर्थो पोजीशन पे, बेसब्री से आप इंतजार कर रहे थे, प्लस H लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब आप क्या देखोगे? प्लस H स्टेबिलिटी कम करेगा, किसकी? एनाइन की, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। प्लस आई कम करेगा, प्लस H कम करेगा, और ये बेचारा सिंपल सा इंसान, तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा फर्स्ट। उसके बाद प्लस H और प्लस आई में डोमिनेटिंग कौन होता है? प्लस H। तो ये ज्यादा अनस्टेबल करेंगे, तो पहले ये आएगा, इसका मतलब फर्स्ट के बाद आएगा कौन सा ऑप्शन बेटा? थर्ड। उसके बाद चेक करो सेकंड में और फोर्थ में प्लस H डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता, तो प्लस H के बेस पे तो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या लग रही है? सेम लग रही है। बट यहां पे एक और फैक्टर कौन सा लगाएंगे? इंडक्टिव इफेक्ट। ध्यान से देखो, क्या यहां पे CH3 का प्लस आई भी है? क्या यहां पे CH3 का प्लस आई भी है? और आप सबको जान के अच्छा लगेगा कि प्लस आई डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, जितना पास में होगा उतना ज्यादा लगेगा, उतना अनस्टेबल करेगा। तो पहले कौन सा ऑप्शन ले आए बेटा? सेकंड। और सबसे लास्ट में कौन सा ले आए? फोर्थ। लो बेटा, आंसर आ चुका है। क्लियर है सबको? चलिए उसके बाद एक और क्वेश्चंस की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन तो आप मान के चलो कि पेपर में छपने के पूरे चांसेस हैं। स्टार लगा चुका हूं मैं इस पे, इतना इंपॉर्टेंट सवाल लग रहा है मुझे ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आओ मिलके इसका डिस्कशन करें। जल्दी से देखो, ये अपना एच डोनेट करके अपने आप को नेगेटिव कर चुका है दोस्तों। ये देखो कितना नेगेटिव हो चुका है। उसके बाद NO2 का इफेक्ट तो आपको पता है, माइनस एम विड्रॉइंग है। NO2 ध्यान से देखो कौन सी पोजीशन है? मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन पे कौन सा इफेक्ट लगेगा? ओनली इंडक्टिव, और NO2 का इंडक्टिव क्या होता है? माइनस आई। उसके बाद NO2 का लगेगा माइनस एम, यहां कोई इफेक्ट नहीं है, तो ये माइनस एनायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। तो आप बताओ कि इंडक्टिव और मेसोमेरिक में डोमिनेटिंग कौन होता है? मेसोमेरिक होता है। तो इसका मतलब ये एनायन को ज्यादा क्या करेंगे बेटा? स्टेबल करेंगे। अब ध्यान से देखो कि मेसोमेरिक डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता चुका था बेटा। तो अब यहां पे NO2 का एक और इफेक्ट कंसीडर करना पड़ेगा, जिसका नाम होगा माइनस आई। तो पहले आंसर फर्स्ट और थर्ड में से निकालना है, माइनस आई के बेस पे निकालना है। माइनस आई ऑर्थो पे लगा है भैया, इतना पास हो तो बहुत सपोर्ट कर रहे हो, इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी लगेगी? फर्स्ट की। बोलो समझ में आ गया? उसके बाद किसकी लगेगी? थर्ड वाले की। उसके बाद किसकी लगेगी? सेकंड वाले की। और सबसे लिस्ट न्यूट्रल इंसान, दैट इज फिनोल, जो लीस्ट एसिडिक हो चुका है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है? इतनी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये कंपाउंड में यहां पर ये H जो है ना, वो NO2 के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है बेटा। क्या शो करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये देखो, अगर बेटा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है, तो ये अपना H उतनी आसानी से रिलीज नहीं कर पाएगा जितना आसान आप सोच रहे थे। अगर ये अपना H रिलीज नहीं करेगा बेटा, तो क्या ये कंपाउंड लेस एसिडिक होगा? बिल्कुल होगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो कंपाउंड है इसका नाम होता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल।
ध्यान से सुनिएगा। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये अपना H रिलीज नहीं करता, इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। बट रुको जरा ध्यान से देखना, एसिडिक स्ट्रेंथ कम तो होगी, बट कम सिर्फ किससे होगी? पैरा नाइट्रोफिनोल से, पैरा नाइट्रोफिनोल से। तो यह भी ध्यान रखना है कि कम होगी, किससे कम होगी? कम होने का मतलब यह नहीं है कि आप उठाया फर्स्ट को और सबसे पीछे लगा दिया। तो बोलो बात समझ में आ गई? इसका मतलब जो गिवन ऑर्डर था, क्या यह गलत हो चुका है? तो फाइनल ऑर्डर क्या होगा? फाइनल ऑर्डर कुछ इस तरीके का है कि हमने बोला फर्स्ट लेस एसिडिक होगा थर्ड से, फर्स्ट लेस होगा किससे? थर्ड से। तो बताओ सबसे पहले आंसर में कौन आएगा? सबसे पहले आंसर में थर्ड आएगा, उसके बाद कौन आएगा? फर्स्ट, और सेकंड तो एज यूजुअल अपनी जगह है, फोर्थ एज यूजुअल अपनी जगह है। सेकंड और फोर्थ को दुनिया में क्या चल रहा है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो बात समझ में आ गई? तो आपका फाइनल आंसर जो है ना बेटा, वो ये वाला है। और मैं बोल रहा हूं फिर से, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। रीजन मैं आपको बता चुका हूं, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इट इज लेस एसिडिक देन पैरानाइट्रोफिनॉल। एक बार और आप देख सकते हैं, ये देखो यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक ही मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसको क्या नाम दूंगा मैं? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पे दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दैट इज नोन एज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जितना इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो उतना बॉइलिंग पॉइंट लेस हो जाएगा, मोर वोलेटाइल हो जाएगा, लेस एसिडिक हो जाएगा। अभी कौन सा पॉइंट समझाया मैंने आपको? लेस एसिडिक। कौन सा पॉइंट समझाया आपको? मोर एसिडिक। बोलो बात समझ में आ गई? क्लियर है? आगे बढ़े अपन, चलिए। उसके बाद अब आते हैं भैया, फिनोल से हम छुटकारा पा चुके हैं, हाइड्रोकार्बन से भी पा चुके हैं। अब हम बात करेंगे किसका? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में फिर से ही आपके लिए दिखेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड की कहानी क्या है? वही एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो ये अपना H प्लस रिलीज करा दे, और H प्लस वही रिलीज होता है जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड होगा। जो किससे बॉन्डेड है? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन पे आप क्या देख पा रहे हो? ऑक्सीजन पे देख पा रहे हो माइनस चार्ज। फिर से आप क्या बोलोगे? ये एनायन है, ये नेगेटिव है, ये कॉन्जुगेट बेस है, और जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? बढ़ेगी। तो आपको जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड के सवाल करने हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड के सवाल कैसे अटेम्प्ट करना है वो ध्यान से देखो। सबसे पहले जो भी गिवन क्वेश्चन है उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड को पकड़ो और उसका H चुरा लो, H चुरा के सामने वाले को नेगेटिव कर दो। बोलो क्या ये नेगेटिव चार्ज आ चुका है? और मानो या ना मानो, आप इतने पावरफुल हो कि आप इसको भी नेगेटिव कर दो। ये देखो यहां पे भी नेगेटिव आ चुका है। और उसके बाद जब ये वाला कॉन्सेप्ट आया तो क्या C6H5 को पीएच लिख दूं बेटा? और यहां पे C डबल बॉन्ड O और O माइनस आ चुका है। बोलो क्या सब जगह पे आपने H प्लस को रिलीज करा दिया? बोलो बात समझ में आ गई? उसके बाद आपको क्या देखना है कि ये आपके पास फॉर्मिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है, और ये बेंजोइक एसिड है, एरोमेटिक एसिड। तो इस केस में आपको एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना है कि यहां पर O माइनस की स्टेबिलिटी आप देखोगे ना, तो देखो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, और जब आप इसमें रेजोनेंस करोगे तो बेटा इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ना आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। तो आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने की वजह से ये कंपाउंड सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। तो फर्स्ट वाला केस सबसे ज्यादा क्या होता है? एसिडिक। तो अगर मैं यहां पे एसिडिक स्ट्रेन का ऑर्डर लिखूं तो सबसे पहले आके बैठ चुका है फर्स्ट पोजीशन पर फॉर्मिक एसिड। बोलो समझ में आ गया? इन दोनों केस में बात करोगे तो CH3 का लगेगा डोनेटिंग ग्रुप और पीएच का लगेगा विड्रॉइंग ग्रुप। तो आप बोलना कि एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड लेस एसिडिक होते हैं किससे? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो फर्स्ट के बाद कौन आएगा बेटा? थर्ड। और थर्ड के बाद कौन आएगा बेटा? सेकंड। और मैं बोल रहा हूं आप इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लो, ये इतना बढ़िया सवाल है कि कोई भी एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए वो हमेशा लेस एसिडिक होगा एरोमेटिक से, एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड। बात समझ में आ गई? तो सबसे ज्यादा एसिडिक फॉर्मिक होता है, फिर एरोमेटिक होते हैं, उसके बाद एलिफेटिक सारे होते हैं। क्लियर हो गया? चलिए उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। अब आपको पता है कि सामने वाले इंसान को नेगेटिव कहां से करना है। लो भैया नेगेटिव कर दिया, ये इसको भी नेगेटिव, इसको भी नेगेटिव,
और इसको भी नेगेटिव। बोलो समझ में आया? उसके बाद आप देखो, क्या सब कुछ यहां पर सेम दिख रहा है? जितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है उतने ही कार्बन का है, उतने ही कार्बन का है और उतने ही कार्बन का है। तो फिर अब आपके पास क्या बचा है? अब हमारे पास बचा है एफ का इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है माइनस आई, सीएल का इंडक्टिव इफेक्ट होता है माइनस आई, बीआर का इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई और आई का इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई। और आपको यह भी पता है कि सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट फ्लोरीन का होता है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और सबसे लेस इंडक्टिव इफेक्ट किसका होता है? आयोडीन का। तो क्या आपको यह ऑर्डर समझ में आ चुका है कि इसका आंसर हम फाइनली क्या लिखने वाले हैं? ए, बी, सी और डी। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव को सपोर्ट करेगा तो सबसे ज्यादा ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी और उसके बाद डी। क्लियर है बेटा? उसके बाद देखो, क्या यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट आपको कॉमन फैक्टर दिख रहा है? दिख रहा है कॉमन फैक्टर, ये एक कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद आप देखोगे तो तीन तीन सीएल क्या काम करेंगे? तीन तीन सीएल का एक ही काम है, माइनस आई, माइनस आई, माइनस आई। दो सीएल का एक ही काम है, माइनस आई। यहां पे एक सीएल है, माइनस आई, और यहां तो इनके रेस्पेक्ट में कुछ बचा ही नहीं है। तो आप क्या बोलोगे? माइनस आई बढ़ने से इस नेगेटिव की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो सबसे ज्यादा कौन होगा? ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी और सबसे लिस्ट होगा डी। बोलो क्लियर हो गया आंसर? आगे बढ़ सकते हैं अपन। चल नेक्स्ट है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन फिर से। अब एरोमेटिक में आ चुके हैं। आपको पता है कि कहां से कार्बोक्सिलिक एसिड को निपटाना है, कहां से उसको नेगेटिव करना है, और नेगेटिव करने के बाद रेजोनेंस जो है वो कॉमन फैक्टर है। तो अब आप क्या देखोगे? लगे हुए ग्रुप का इफेक्ट NO2 माइनस एम, सीएल का ध्यान रखना कि नेट इफेक्ट माइनस आई ज्यादा होता है प्लस एम कम होता है। तो आपको पता है सीएल का कौन सा इफेक्ट ज्यादा है? माइनस आई। यहां कोई इफेक्ट नहीं है। CH3 का कौन सा इफेक्ट लोगे बेटा? डोमिनेटिंग प्लस एच, और OH का डोमिनेटिंग कौन सा होगा? प्लस एम। अब आंसर आप बना सकते हो। प्लस वाले एसिडिक स्ट्रेन को कम करते हैं, माइनस वाले एसिडिक स्ट्रेन को बढ़ाते हैं। तो माइनस एम और माइनस आई में बड़ा कौन सा है? माइनस एम इफेक्ट। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा दिखेगा? फर्स्ट। उसके बाद कौन सा दिखेगा? सेकंड। और उसके बाद न्यूट्रल, तुम इधर आ जाओ, न्यूट्रल तुम इधर आ जाओ। पॉजिटिव वाले पीछे क्यों रहेंगे? क्योंकि पॉजिटिव वाले एनायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते। प्लस एच और प्लस एम में कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? मेसोमेरिक, डोमिनेटिंग है तो ये ज्यादा इसको क्या करेगा? अनस्टेबल। तो पहले कौन आएगा? 4, और उसके बाद कौन आएगा? 5। तो ये आपका हो चुका है फाइनल आंसर। चमका सभी को? चलिए उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। उसके पहले एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट जिसका नाम होता है ऑर्थो इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट बोलेंगे इसको? ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट लगता है किस केस में? कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में, बट एरोमेटिक होना चाहिए। ऑर्थो इफेक्ट इज वैलिड ओनली फॉर बेंजोइक एसिड एंड एनिलीन। तो एनिलीन वाला कॉन्सेप्ट आपको अगली बार सिखा देंगे बेटा, बेसिक स्ट्रेंथ लेके आएंगे आपके लिए, एक बहुत प्यारा सा टॉपिक। अभी बात करेंगे किसके लिए? बेंजोइक एसिड के लिए ऑर्थो इफेक्ट की। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे आपने ग्रुप लगा दिया तो उसको बोलेंगे ऑर्थो डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजोइक एसिड, और ये है सिंपल बेंजोइक एसिड। तो अकॉर्डिंग टू ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो डेरिवेटिव ऑफ बेंजोइक एसिड इज जनरली मोर एसिडिक। ये कंपाउंड ज्यादा एसिडिक होते हैं, ज्यादा एसिडिक होते हैं किसके कंपैरिजन में? किसके कंपैरिजन में? सिंपल बेंजोइक एसिड के कंपैरिजन में। तो ये कंपाउंड कहलाएंगे लेस एसिडिक। ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? सर ऐसा क्या फिनोमिना है जो आपने सीधा बता दिया? तो मैं तो बोल रहा हूं कि आप डायरेक्टली याद रखो, बट एक्चुअल फिनोमिना क्या है कि भैया यहां पर जैसे ही H प्लस रिलीज होगा ना, तो इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? माइनस। इसके ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? ग्रुप। ये ग्रुप इस कार्बोक्सिलिक एसिड को रिपल्शन देगा। इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड रिंग के परपेंडिकुलर प्लेन में चला जाएगा, उसकी वजह से रेजोनेंस वाला फिनोमिना कम हो जाएगा। तो क्या होते हैं ये? मोर एसिडिक, और ये होते हैं लेस एसिडिक। बोलो बात समझ में आ गई? अब हमें देखना है इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए सवाल। तो सबसे पहले आपको तो यही पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को कहां से निपटाना है। ये लो,
सब जगह पे आ चुका है माइनस। उसके बाद NO2 तो पता ही है सबको कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस एम होता है। NO2 मेटा पोजिशन पे माइनस आई, माइनस आई, नहीं 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 नहीं, माइनस एम लिखना पड़ेगा, पैरा पोजिशन है और वहां कुछ नहीं है। तो सबसे पहले आप अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलो कि मेसोमेरिक डोमिनेटिंग है तो पहले आएंगे, मेसोमेरिक पैरा से, मेसोमेरिक ऑर्थो से सेम लगेगा तो ये इंडक्टिव से आगे जाएगा। तो सबसे आगे कौन आएगा, ए। सबसे आगे कौन आएगा, ए। उसके बाद कौन आएगा, सी। उसके बाद कौन आएगा, बी। और सबसे लिस्ट कौन आएगा, डी। पहले बताओ ये क्लियर हो गया। उसके बाद आपको लगाना है ऑर्थो इफेक्ट। तो ऑर्थो इफेक्ट कहां लगेगा, ऑर्थो इफेक्ट लगेगा ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड में। और इसका कंपैरिजन होगा किससे, डी वाले से। तो ये ज्यादा एसिडिक होता है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड ज्यादा एसिडिक होता है किससे, बेंजोइक एसिड से। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड ज्यादा एसिडिक होता है बेंजोइक एसिड से, तो ए ज्यादा होगा डी से। ए ऑलरेडी ज्यादा है डी से, मतलब ये आने वाला आंसर फाइनल है, मतलब ऑर्थो इफेक्ट ऑटोमेटिकली लग चुका है। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। उसके बाद आखिरी सवाल पे हम पहुंच चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सबको पता होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड को माइनस बनाना है तो एक ही जगह है। उसके बाद CH3 का ऑर्थो पे इफेक्ट लगेगा +H, मेटा पे लगेगा +I, पैरा पे भी लगेगा +I, और आप न्यूट्रल हो और अब की बार न्यूट्रल इंसान अच्छे लगेंगे तो सबसे पहले आंसर में कौन आएगा, डी। ये ABCD है बेटा, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर रहे हैं। तो यार मुझे एक बात बताओ, अच्छा ये गलती हो गई, एक गलती हो गई बहुत बड़ी कि ये +I नहीं है, ये कौन सा इफेक्ट है, ये है +H। क्लियर है, अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो। तो +H ज्यादा अनस्टेबल करेंगे तो पहले कौन आएगा, बी। +H ऑर्थो से पैरा से बराबर लगेगा तो आप कौन सा इफेक्ट कंसीडर करेंगे, +I। कौन सा इफेक्ट कंसीडर करेंगे, +I। +I ऑर्थो से ज्यादा लगेगा, ज्यादा अनस्टेबल करेगा तो पहले कौन आएगा, सी। और फिर कौन आएगा, ए। बट अभी आपको ऑर्थो इफेक्ट लगाना है, ध्यान से देखना। तो ऑर्थो इफेक्ट लगेगा यहां पर। अब ऑर्थो इफेक्ट क्या बोलता है बेटा, कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड ज्यादा एसिडिक होता है बेंजोइक एसिड से, मतलब ए ज्यादा एसिडिक होगा डी से। जरा देखो ये बात, ए ज्यादा एसिडिक डी से, अरे ये तो गलत हो गया, तो ये आंसर तो गलत है। ए ज्यादा एसिडिक होगा डी से तो ए हुडी मारता हुआ कहां आ जाएगा, डी के आगे। तो बताओ आंसर क्या बनेगा, ए, डी, बी और सी। तो इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर है। बोलो बात समझ में आ गई। तो इसी के साथ आप खत्म कर चुके हैं पूरा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स। आगे बात समझ में, बहुत शानदार तरीके से रिवाइज करके जाना बेटा, डेफिनेटली आपको यहां से भी पेपर में सवाल देखने को मिलेगा। क्लियर है बच्चों।